Welcome to my YouTube channel Anime Watcher. नाइट बोलती है मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। फिर जिन्वो बोलता है पहले तुमने मेरे सोल्जर्स पर हमला कर दिया, अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। वह नाइट बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम यहाँ के गार्डियंस हैं, हम ये इस जगह की रक्षा करते हैं, हम किसी भी आटू झाटू को आने नहीं दे सकते। फिर वो सोच जिन्वू को देख के डर जाती है। फिर वो बोलती है मेरा मतलब है हम किसी को भी यहाँ आने नहीं दे सकते, इस जगह की रक्षा करना हमारा काम है। जिन्वू बोलता है मैंने तुम्हारे सारे सोल्जर्स को मार दिया है और तुम अपनी जान की भीख मांग रही हो, क्या ये सही है? फिर वह नाइट बोलता है कि मेरे सोल्जर्स का काम था कि अपने नाइट की सुरक्षा करना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे नाइट्स खुश रहेंगे, क्योंकि यही उनका काम था। जिन्वू अपने दिमाग में सोचता है ये कितनी सेल्फिश, ये कितनी खुददार डीमन है, एकदम इंसानों की तरह। फिर वह दिमाग में सोचता है, जिन्हों अपने दिमाग में सोचता है ये एकदम इंसानों की तरह दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि इसे मारना ठीक होगा। तभी तभी वह पीछे से देखती है कि हाँ अगर मैं जिन्वू पे हमला कर दूँ तो मैं इसे मार सकती हूँ, और वह उस पर हमला कर देती है। लेकिन फिर हमारा टस्क अपनी स्किल यूज़ करता है मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि वह एक शील्ड बना देता है और उस नाइट का हमला ख़राब हो जाता है। फिर जिन्वू गुस्से में बोलता है तुम ये क्या कर रही हो? नाइट घबरा जाती है और बोलती है प्लीज़ मालिक मेरी जान बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। फिर जिन्वू अपने दिमाग में सोचता है ये कितनी खुदगर्ज है, इसे अभी भी शर्म नहीं आ रही, मैंने इसकी जान बख्श दी और ये मेरे पे ही हमला कर रही है। तभी टस्क बोलता है कि मुझे परमिट दे दीजिए, मुझे एंट्री परमिट चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। फिर वह नाइट बोलती है मेरे क्लैन के पास परमिट रखा है, मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ अगर आप मेरे को मेरे क्लैन तक ज़िंदा लेके जाएं। तो जिन्हू जिन्हू उस नाइट से कहता है तो तभी मेरे को अभी तक परमिट नहीं मिला, क्योंकि यह तुम्हारे क्लैन के पास किसी लोकेशन पर सेव है। तभी नाइट बोलती है मुझे पता है कि परमिट कहाँ है, आगे जितने भी फ्लोर्स आएंगे मुझे पता उन सब के परमिट कहाँ हैं। अगर तुम मेरी सुरक्षा की गारंटी लेते हो तो मैं तुम्हें गाइड करूँगी। तभी जिन्हू सोचता है कि यह ऑफ़र बुरा नहीं है, पर सवाल ये है कि क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? जिन्हू गुस्से में बोलता है क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? लड़की घबरा जाती है, नाइट घबरा जाती है। वो बोलती है कि मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूँगी, मैं कसम खाती हूँ। जिन्हू बोलता है ठीक है। जिन्हू बोलता है तुम मेरी मदद करो परमिट ढूंढने में और फिर मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊँगा। फिर वह नाइट बोलती है शुक्रिया। फिर जिन्हू बोलता है मगर उससे पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? क्या तुम्हें अपने अंदर कोई आवाज़ सुनाई दी कि इंसानों को मारो? डीमन नाइट सोचती है क्या? फिर वो सोचने लगती है। फिर वो कहती है मैं आवाज़ें सुनती हूँ जो कहती है कि इस जगह को बचाओ, इस जगह की सुरक्षा करो। डीमन नाइट बोलती है जब से हम उठे हैं इस जगह पर। तभी जिन्वू का ध्यान जाता है इस बात पर, हम उठे हैं यहाँ पर, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि ये कहीं और रहते हैं और यहाँ लाए गए हैं? तो जिन्हों यह बात अपने दिमाग में नोट कर लेता है। वो कहता है कि इस बात को मैं याद रखूँगा और मेरे ख्याल से यह एक इशारा है जिससे मैं सिस्टम के बारे में और जान सकूँ। जिन्हों पूछता है इस किले में उठने से पहले तुम लोग कहाँ रहते थे? डीमन नाइट जवाब देती है, वह कहती है कि हम लोग डीमन रियल में रहते हैं, पर हम एक दिन अचानक से यहाँ उठे। जिन्हों सवाल पूछता है तुम डीमन रियल में क्या कर रहे थे? तभी लेडी नाइट बोलती है हम जंग की तैयारी कर रहे थे। जंग? किस तरीके की जंग? हम बहुत ही शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हमें पूरे राक्षस जाति की सेना की ज़रूरत थी। मुझे जो बोलने की इजाज़त नहीं है मैंने उससे ज़्यादा बोल दिया है, यह बातचीत ख़त्म कर दी जाएगी। जिन्हों ने यह पूछा नाइट बेहोश हो गई। जिन्हों बोलता है लगता नहीं कि मैं और सवाल पूछ सकता हूँ। दूसरे सीन में दिखाते हैं मिस्टर वू बोलते हैं यह वो भयानक दृश्य है जो कि उड़ने वाले चींटी ने बनाया, जो कि जापान के करीबी आइलैंड से आई थी, जिसकी हमारे पास यही रिकॉर्डिंग है। सभी आम जनता को मिलाकर 294 लोगों को परेशानी हुई,
जिसमें कि 104 हंटर थे। 4 ई रैंक हंटर्स, 1 सी रैंक हंटर और 1 बी रैंक हंटर इसमें शहीद हो गए। मिस्टर गो बोलते हैं सिर्फ एक चींटी ने इतना आतंक मचा दिया। फिर मिस्टर वू बोलते हैं चींटी से लड़ाई के दौरान एक ए रैंक हंटर ने ज्वाइन किया और उस चींटी को मार डाला। तभी मिस्टर गो बोलते हैं इसका मतलब सिर्फ एक चींटी को मारने के लिए भी हमें कम से कम एक ए रैंक हंटर की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर वू बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जांच करने के बाद लगता तो ऐसा ही है। वो आइलैंड 120 किलोमीटर दूर है जेजू आइलैंड से। अगर वो चींटियाँ उड़कर इतनी दूर आ सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो साउथ के देशों पर भी हमला कर सकते हैं। मिस्टर गो बोलते हैं तुरंत जापान से मदद के लिए रिक्वेस्ट भेज दो और पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दे दो कि वो भी सतर्क रहें। मिस्टर वू बोलते हैं यस सर। मिस्टर वू बोलते हैं हमें उन पे पहले हमला करना होगा, इससे पहले वो और आतंक मचाए, और हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के खातिर मैं ऑर्डर देता हूँ जेजू आइलैंड पर रेड करने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं एसिल बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हो गई थी। जिनवू बोलता है कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। एसिल बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ, क्या आपको मेरी चिंता हो रही है। जिनवू बोलता है हाँ थोड़ी सी। जिनवू बोलता है वैसे ये बताओ हम वहाँ कब तक पहुँच जाएंगे। एसिल बोलती है हम पहुँच ही गए, यही किला है जहाँ रदीरू फैमिली रहती है और परमिट हमें अंदर मिलेगा। एसिल के पापा डरते हुए बोलते हैं यह तुम्हारे साथ कौन है। एसिल बोलती है क्या। फिर उसके पापा बोलते हैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे मुर्दों की फ़ौज है। फिर जिनवू सोचता है तो ये इन्हें देख सकते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दूंगा अगर तुम मेरी बेटी और मेरे किले पर कब्जा करने के लिए आए हो। एसिल बोलती है पापा रुको, तुम तो कदे जल्दी में लग रहे हो। जिनवू बोलता है मैंने थारी छोरी से वादा लियो से, अगर तुम्हारे को परमिट दे दोगे शांति से तो मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर उसके पापा सोचते हैं मैंने सुना है कि इसने वल्कन और मीटस को हरा दिया है, इसका मतलब इसको हराने का दम हमारे गुर्दों में तो नहीं है। तो समय हो गया है अलविदा कहने का जनाब। जिनवू बोलता है एक बात तो तने बताना ही भूल गया ताऊ, मन्ने थारी छोरी को उधार चाहिए। फिर एसिल के पापा गुस्से से बोलते हैं ये क्या बक रहे हो। जिनू सोचता है शायद ताऊ नाराज़ हो गया दिखे। अरे ताऊ घबरा ना, मन्ने थारी छोरी सिर्फ एंट्री पास तक का रास्ता बताने के खातिर चाहिए। ये खुद बोली इसको मालूम है कहाँ है बाकी के एंट्री पास। फिर ताऊ बोलता है हमारी छोरी की सुरक्षा का जिम्मा ले पाएगा। जिनवू बोलता है इसमें कोई शक है कि। ताऊ बोलता है ठीक है ले जा फिर। जिनू एसिल को बोलता है तो चले। दूसरी तरफ इंस्पेक्शन वाले चींटी को काट कर उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढने में लग रहे से। फिर एक छोरी आती है और बोलती है ओए गिल्ड मास्टर। दूसरी तरफ अपना छोरा 89 फ्लोर कंप्लीट कर लेता है और उसके नाइट इग्रिस और टैंक का भी लेवल अप हो जाता है। अपना छोरा बोलता है इनकी ताकत तो एस और ए रैंक हो गई है और मेरी भी ताकत बढ़ रही है। छोरी बोलती है इतना कीमती सामान लाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। छोरा बोलता है तुम इसे अपने साथ वापस ले जाओ। छोरी बोलती है मैं न ले जाऊंगी, अभी ऊपर के फ्लोर पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वो ताकतवर हैं और उनसे सौदा करने में आसानी हो जाएगी। छोरा बोलता है अगर मैं तुमसे कमज़ोर होता तो क्या तुम लोग मुझसे सौदा करते। छोरी समझ जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह सब छोड़ो, छोरा बोलता है यह सब छोड़ो, मैं तुम्हारे परिवार का राधी नाम रोशन कर दूंगा। छोरी बोलती है राधी नहीं रदीरो है। फिर छोरी बोलती है रुको ये बताओ तुमने मेरी और मेरे परिवार की जान क्यों बख्श दी। छोरा बोलता है क्योंकि मुझे तू पसंद आई। छोरी शर्मा जाती है। फिर छोरा सोचता है ये सारे नमूने मेरी ही किस्मत में लिखे हैं क्या। फिर छोरा बोलता है ऐसे लोग अपने घर चली जाओ, तुमने कहा था कि अब आगे के फ्लोर्स के डीमंस और ताकतवर होंगे और मन ने थारे पापा से वादा भी लियो है थारे को सुरक्षित रखने का, तो मुझे बस लोकेशन बता दो परमिट कहाँ है, बाकी मैं खुद देख लूँगा। छोरी बोलती है इतनी चुभने लगी हूँ कहीं छुरी तो नहीं। माना कि तुम कोई भलाई का काम नहीं कर रहे हो पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी आखिर तक। मैं देखना चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी में और कितना ऊपर जा सकते हो। छोरा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, चल अब चलते हैं। छोरी ने सही कहा था, 90 फ्लोर के बाद मुझे थोड़ी सी परेशानी तो हुई
लेकिन मैंने फिर भी सबको धूल चटा दी। फिर दिखाते हैं मिस्टर चोई और मिस चा आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर चोई बोलते हैं, हम दोनों को कॉल आया है फोर्थ जीजू आइलैंड रेड के लिए, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बेक जो कि वाइट टाइगर गिल्ड से हैं और सभी एस रैंक हंटर को जो कि इस देश में है सबको बुलाया गया है, और इस बार सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। मिस चा बोलती है, आपका मतलब जापान? मिस्टर चोई बोलते हैं, हाँ। मिस्टर चोई बोलते हैं, चींटी उड़ सकती है, वो भी दूर तक। फर्क नहीं पड़ता कौन इन चींटियों को मारता है जब तक यह मारी जाए। मिस्टर चा बोलती है, तो हमें कब हमला करना है? मिस्टर चोई बोलते हैं, अभी बताया नहीं गया लेकिन जल्द ही करना पड़ेगा। और मिस्टर चोई बताते हैं, प्लान को डिस्कस करने के लिए लार्ज गिल्ड से हंटर आ रहे हैं हमारे देश में। दूसरी तरफ छोरा 100वें फ्लोर पे पहुंच गया है। छोरी बोलती है, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी आसमान से कुछ उड़ता हुआ आता है जो कि हमला कर देता है। फिर सामने आता है सभी राक्षसों का राजा बैरन। जिन्हों को हवा में बैरन का ऑरा महसूस होने लगता है और वो सोचता है, क्या मैं इसको हरा पाऊंगा? छोरी को महसूस होता है जैसे कि उसके अभी 2 टुकड़े होने ही वाले हैं। जिन्हों सोचता है, यह इतना ताकतवर है कि एसिल को भी महसूस हो रहा है और यह उड़ने वाला कीड़ा मेरे गुर्दों में दर्द कर देगा। फिर बैरन अपनी राक्षसों की सेना को बुलाता है। छोरी बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए बाबू? छोरा बोलता है, जागो। और उसकी मुर्दों की फौज जाग जाती है और फिर बैरन की फौज का सुअर भर देती है। छोरी बोलती है, बाबू तुम तो कमाल हो, तुमने तो एक चुटकी में ही इनका काम तमाम कर दिया। पर छोरी सोचती है, मैं तो खुद ही राक्षस हूँ, बैरन भी राक्षस है, हम दोनों का खून एक ही है, और बाबू इसको मारना चाहता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? प्यार को प्यार को चुनूं या खून को? छोरी को भी चोट लगने ही वाली थी लेकिन बाबू ने बचा लिया, मगर उसकी मुर्दों की फौज खत्म हो गई थी। फिर वो सोचता है, मैं फ़ौज को ज़िंदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ताकत तो लगेगी उसको जगाने में, तो इस बैरन मच्छर को जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। जिन्हू गायब होकर हवा से बातें करते हुए बैरन पर हमला कर देता है, मगर बैरन उसका हमला आसानी से रोक देता है और बोलता है, ना मुन्ना ना, तुम तो अपने पापा का ही दिल तोड़ दोगे। जिन्हू सोचता है, एक झाड़ भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? इसने मेरा हमला रोक दिया, वो भी इतनी आसानी से। और फिर बैरन जिन्हू को दूर फेंक देता है और फिर उस पर बिजली का हमला कर देता है। और फिर जिन्हू चिल्लाता है, फैंग, इग्रिस बचाओ। फैंग आग का हमला कर देता है और इग्रिस और जिन्हू मिलकर हवा में उड़ते ड्रैगन का गला काट देते हैं। फिर जिन्हू बोलता है, आखिरकार मैं इसको ज़मीन पर ले ही आया, वैसे भी इसको उड़ता देखकर मेरी गर्दन में दर्द होने लगा था, अब मुझे अच्छा लग रहा है इसको ज़मीन पर देखकर। दूसरी तरफ दिखाते हैं, लड़की बोलती है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मैं हानेकावा हूँ, ड्रॉ शॉट गिल्ड से। ये है गिल्ड मास्टर गोटो ryuji। ये जो भी बोलेंगे मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगी। ड्रॉ शॉट गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक हंटर हैं। यह एशिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। गोटो ryuji जो कि इस गिल्ड को चलाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ काम करने का प्रपोज़ल अपनाया। मिस्टर वू बोलते हैं, इसमें शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने पहले आपसे मदद मांगी थी, बल्कि हमें आप लोगों का शुक्रिया बोलना चाहिए। जैसे कि फाइल्स में दिखाया गया है, हम लोगों को काफ़ी जानकारी मिली है आपकी दी गई फाइल से, और हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस ऑपरेशन में हम लोगों को 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली, उनकी ज़िंदगी, वो सिर्फ 1 साल तक ही ज़िंदा रहते हैं, मतलब जैसे ही हम इनकी रानी को मार देंगे वो अपने आप ही 1 साल में मर जाएंगे। और दूसरी बात यह है, पुरानी रेड के तरीक़ों से देखकर यह मालूम चला है कि चींटियाँ सिर्फ वहीं पर हमला करती हैं जहाँ पर शक्तिशाली हंटर्स होते हैं, तो इस बात को हम अपने हित में इस्तेमाल करेंगे। हमारे गिल्ड में 11 एस रैंक हंटर में से मुझे मिलाकर 10 लोग आएंगे। क्या 11 में से 10? हम सब मिलकर सभी एंट का खात्मा कर देंगे और तुम्हारी जिम्मेदारी है एंट क्वीन को मारने की। पर इस तरीके से तो तुम लोगों को हज़ारों एंट का सामना करना पड़ेगा। अगर हम शिकार ही बन रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं। और यहाँ तक कि एआई ने भी इस प्लान को सबसे कामयाब बताया है। बात तो सही है,
हम लोग 10 एस रैंक हंटर को नहीं खो सकते। मैं समझ गया, तो हम इसी प्लान पर आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ जिन्वू बोलता है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है मानव को फिर से बढ़ाने का, मैजिक पोशन से। और उसकी सेना के 3 सबसे ताकतवर फौजी बैरन से लड़ रहे होते हैं, पर बैरन को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा होता है। फिर जिन्वू और तीनों साथ में हमला कर देते हैं, लेकिन बैरन आराम से सबको डॉज कर देता है। बैरन जिन्वू को सर से पकड़ लेता है और बोलता है, बस निकल गई सारी हवा। और बैरन जिन्वू पर हमला कर देता है। तभी जिन्वू के तीनों सिपाही आकर बैरन को पकड़ लेते हैं और फिर जिन्वू अपने खंजर से बैरन के हाथ पर हमला कर देता है और खंजर बैरन के हाथ में डाल देता है। फिर बैरन चिल्लाता है और इतनी तेज बिजली निकलती है कि जिन्वू के तीनों सिपाही राख में बदल जाते हैं। जिन्वू अब अकेला बचा होता है और बैरन अपने हथियार निकालता है। फिर यह दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। बिजली की रफ्तार से बैरन जिन्वू को अपने दोनों खंजरों से मारने ही वाला था, मगर जिन्वू अपने हाथों से खंजरों को रोक लेता है। पर बैरन के हाथों में ज़्यादा ताकत थी और वो बस जिन्वू को मारने ही वाला था कि एसिल ध्यान भटकाने के लिए पीछे से हमला कर देती है और बैरन का ध्यान भटक जाता है और जिन्वू अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है और एक मुक्का इतनी तेज़ी से मारता है कि बैरन का सर ही अलग हो जाता है। फिर जिन्वू एसिल को बोलता है कि अब तुम अपने पापा के पास जा सकती हो, और जिन्वू बोलता है, मैंने तुम्हारे रेडी ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया है। एसिल बोलती है, वो रेडी नहीं, रादीरो है। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी, छोरी ने अपने खून को ही धोखा दे दिया प्यार के खातिर।